नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक और बेहतरीन सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th की पॉलिटी की। हमने क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट कर दिया है। आज कक्षा 9th पूरी कर देते, लेकिन थोड़े से चैप्टर बड़े हैं और समय के अभाव में 2 चैप्टर रह गए हैं। टोटल 5 चैप्टर है, 3 चैप्टर आज करेंगे और कल 2 चैप्टर कल करेंगे। तो आज तारीख है 3, टारगेट है कि 5 और 6 तारीख तक आपका पॉलिटी 6 to 10 कंप्लीट हो जाएगा और आपको 6 तारीख को पॉलिटी का 6 to 10 का प्रिंट वाला पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। कैसे हैं आप? सरोज कुमारी जी, माया जी, पूनम, कविता, बनवारी प्रजापति, मीरा मीना, दिनेश जी, कैसे हैं आप? आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, पॉलिटी की चर्चा कर रहे हैं और अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं और एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर जो पॉलिटी है उसमें कहीं कहीं आपको ऐसा भी फील आता होगा कि सर जो सिलेबस में है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका, ये हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। धीरे धीरे आगे जैसे क्लास में बढ़ेंगे ये सारी चीजें भी आएगी और जो टॉपिक इसमें ऐसा लगेगा हमें कि नहीं हो पाए हैं पूर्ण रूप से, एक अच्छा डाटा नहीं हो पाया, तो उस टॉपिक को हम अलग से पढ़ लेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, ये सारे काम हम कर लेंगे। लेकिन कोई भी टॉपिक हमारा कमजोर ना रहे, इसका हम प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा हम आपके लिए 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इन 5 से 6 दिन तक के समय में प्रत्येक दिन मैराथन क्लास करेंगे और पूरे सब्जेक्ट को एक दिन में करने का प्रयास करेंगे। एक दिन में सीडीपी, एक दिन में हिंदी। ये जो सेशन रहेंगे 15 से 20 तारीख तक, 20 तारीख को लास्ट सेशन रहेगा। 15 से 20 तारीख तक हम ये प्रयास करेंगे कि पूरा जो सिलेबस है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर डालें हम, ठीक है। और उसमें केवल उतनी चीजें हम रखेंगे जिससे कि आपका तो के करीब करीब नंबर आ जाए और आपका अच्छे तरीके से जो है वो रीड क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। तो इस प्रकार का प्लान जो है वो हम बना रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन का। राजनीति क्लास 9th की हम चर्चा आज करने वाले हैं और ये 5 नंबर सेशन है क्लास 1 लाइनर क्वेश्चन का पॉलिटी का, ठीक है। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं तो परिवार के आप सदस्य जरूर बन जाए ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले जो है वो देख पाएं और अपने अध्ययन को और बेहतर जो है वो कर पाएं। ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आप इन सारे सेशन की फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी आप जो है वो बड़ी ही आसानी से जो है वो निकलवा सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा, चर्चा करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। ये 9th का है और कक्षा 10th में आएगा भाग 2, ठीक है, याद रखना ये बात। और देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर है। चैप्टर है 5, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर आज कवर कर लेंगे। लोकतंत्र क्या, क्यों, संविधान निर्माण और चुनावी राजनीति। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन पाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी आप अगर पढ़े हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आपने अगर एक भी चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन बनाना और उसको पढ़ना ये एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए कठिन है। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि बिल्कुल भी चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आता है ना। कहानी के तौर पर सारे के सारे चैप्टर जो है वो दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपके इसी कार्य को, जो इसी दुविधा को आसान करने का निरंतर प्रयत्न करते हैं। और धीरे धीरे चलते चलते हमने हिस्ट्री कर लिया, हमने ज्योग्राफी कर लिया 10 तक का, है ना, और पॉलिटी भी हम ऑलमोस्ट 2 दिनों में यानी 6 तारीख तक पूरा कर लेंगे। तो एक बात का विश्वास तो हो गया है कि अगर हम कोई लक्ष्य लेके चलते हैं
है ना, और ईमानदारी से चलते हैं, तो चाहे कार्य कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम वास्तव में सफलता तक पहुंच पाते हैं। हम सफलता तक पहुंचते हैं। ये एक अलग बात है कि उस सफलता तक पहुंचने में कोई व्यक्ति को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी के ये जो संघर्ष का जो समय है वो किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि बीच में रुकता जो नहीं है वो हमेशा पहुंचता जरूर है। तो आइए अब अपने हम लक्ष्य पे आ चुके हैं। 23 तारीख 24 तारीख को आपका एग्जाम है और आज 3 तारीख है। टारगेट है कि 6 तारीख तक ये पॉलिटी का काम पूरा करने के बाद केवल और केवल अपन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और 15 से 20 तारीख तक एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आप सबका जो है वो रेट बहुत ही अच्छे नंबरों से 100+ नंबर, अगर आपके नंबर भी आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम टारगेट लेके चलेंगे कि 100+ नंबर तक हम पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमें यह कहा गया है कि अगर आप रीट के पात्रता को प्राप्त करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ो। हमें जैसे आप रीट का नोटिफिकेशन पढ़ोगे, लास्ट टाइम हमें यह कहा था कि आरबीएसई पढ़ो, इस बार कह रहा है कि वर्तमान में जो बुक लागू है वो पढ़ो, और वर्तमान में क्या लागू है, एनसीईआरटी लागू है, तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी हमें। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है इस बार, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ते रहे, बाकी जो भी आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते ही रहे, लेकिन आप केवल इतना भी पढ़ के जाएंगे, यानी आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 6 to 10 का हमारा राजस्थान, 6 to 10 हिस्ट्री का पॉलिटी, और 6 to 10 हिस्ट्री का सॉरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, और 6 to 8 हिस्ट्री अगर पढ़ के जाएंगे आप 100 नंबर तक पहुंच जाएंगे आसानी से। ये मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो चाहे आपका मन करे ना करे, लेकिन फिर भी अपनी मन को एक सांत्वना देने के लिए 2 से 3 बार पढ़ के जरूर जाना, वरना आने के बाद होगा। तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया शब्द में डेवोस, तो ये डेवोस शब्द है, इसका क्या अर्थ है? डेवोस का अर्थ होता है लोग, और डेमोक्रेसिया में क्रेसिया जो शब्द है इसका अर्थ होता है शासन। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? लोगों का शासन। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता करता है। मैंने इससे पहले कभी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी, वास्तव में आपको मैं रियल बात बता रहा हूं। ठीक है, मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैं भी हमेशा आपकी तरह ही गाइड ही पढ़ता रहा। लेकिन मेरे जो जानकार लोग थे वो हमेशा कहते थे, जो जैसे जो आईएएस है, आरएस है, जो टॉप करते हैं, वो भी यही, यानी अगर आप किसी सफल व्यक्ति से पूछोगे तो वो कहेगा कि एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। और वास्तव में पिछले लगभग 2-3 महीनों से हम एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं, और इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ये पता चला कि यार वास्तव में इनको पढ़ना, आप चाहे कितने भी बड़े राइटर की गाइड पढ़ लीजिए, कितनी भी जो है वो अच्छे पब्लिकेशन की गाइड पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती है ना। खास तौर पर आईएएस जैसे, आरएस जैसे एग्जाम के अंदर तो ये रामबाण औषधि के रूप में है ना। तो रीट में भी ये रामबाण की तरह काम करेगा, बाकी एग्जाम में भी तो करेगा ही करेगा, लेकिन अपना उद्देश्य तो रीट 2nd ग्रेड 1st ग्रेड ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान के किस राजनीतिक हस्ती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, कहना पड़ रहा है, ने 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी जनरल परवेज मुशर्रफ ने। जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस ऑर्डर के जरिए 2002 में पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला था? इन्होंने एक ऑर्डर निकाला डेमोक्रेसी में, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और इसके तहत इसने क्या किया? पूरे देश पर एक तरीके से सैनिक सत्ता का जो है वो सैनिक सत्ता स्थापित कर दी। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है? तो इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय जो असेंबली है उसको भंग कर सकता है ना। और परवेज मुशर्रफ क्या बन गए? सैनिकों की सहायता से देश के राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति बनकर इन्होंने ये शक्ति अपने हाथ में ले ली कि वो किसी भी राज्य की असेंबली को या देश की असेंबली को कभी भी चाहे तो भंग कर सकते हैं। एक तरीके से दिखाई देने में तो ऐसा लगने लगा है ना, दिखाई तो ऐसा दे रहा था कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वास्तव में वहां पर क्या हो गया? डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ठीक है, 9th और 10th का हिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूं रेणुका जी, रिंकू जी, आप अगर सिलेबस देखोगे तो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं, और 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है। वरना देखिए, जब हम पॉलिटी 10th तक कर रहे हैं, ज्योग्राफी 10th तक कर रहे हैं, तो क्या हम एनसीईआरटी 10th तक नहीं करते? 2 चैप्टर 2 बुक क्यों छोड़ते हम? लेकिन जो चीज हमारे सिलेबस में नहीं है उसको फिर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए नहीं करवाया गया है वो। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? जनता के प्रतिनिधियों के पास होती है। जनता के प्रतिनिधियों के पास ये जो है शक्ति होती है अंतिम डिसीजन लेने की, डिसीजन मेकर। लोकतंत्र किस व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार के समान अवसर हो? तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। कभी कभी आपके मन में ये बात आती होगी कि अगर एक चपरासी बनना होता है तो हमें कम से कम 10th पढ़नी पड़ती है, इसके बाद एक कंपटीशन का पेपर देना पड़ता है, तब जाकर हम गवर्नमेंट चपरासी बनते हैं। लेकिन एक देश के अंदर पंचायत में सरपंच बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी योग्यता नहीं है। हमारे यहाँ राजनीति में कोई भी योग्यता नहीं है। तो ऐसा क्यों? राजनीति में भी एक योग्यता होनी चाहिए, है ना। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर राजनीति के अंदर जो है वो योग्यता कर देंगे तो देश के बहुत सारा जो बड़ा वर्ग है वो उसके अधिकारों का हनन हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर समझाया इसमें कि हमारी जो वॉलीबॉल, क्रिकेट या कबड्डी की जो टीम होती है, जैसे हम क्रिकेट की टीम है इंडिया की, तो उसमें यह थोड़ी देखा जाता है कि ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। सचिन तेंदुलकर स्कूल छोड़कर क्रिकेट खेलने चले गए थे, 10th भी उन्होंने बाद में की थी, लेकिन उसमें खेल की योग्यता होनी चाहिए। अगर क्रिकेट की टीम में कोई व्यक्ति आना चाहता है तो वो अच्छा बॉलर, अच्छा बैट्समैन और अच्छा फील्डर होना चाहिए, ना कि उसके पास रीट की, बीएड की, बीएसटीसी की, एमए की, बीए की डिग्री होनी चाहिए। वहां पर आपकी डिग्री को कोई नहीं पूछेगा कि आप एमए हो, बीए हो, कितना बार एमए किया है, बीएड किया है और पीएचडी किया है, नेट जीआरएफ किया है। आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो, आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब आप एक अच्छे बॉलर या बैट्समैन या फील्डर होंगे तब होगा। इसी प्रकार एनसीईआरटी कहता है कि राजनीति के अंदर आपकी डिग्री मायने नहीं रखती है, आप कैसे लीडर हो, आप लोगों का कैसे मार्गदर्शन कर सकते हो और लोग आपको कितना चाहते हैं। चाहे आप बिल्कुल ही अनपढ़ हो, लेकिन आप जिस क्षेत्र में हो वहां की जनता आपसे प्यार करती है, वो आपको वोट देना चाहती है, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। इसीलिए राजनीति के अंदर जो है वो किसी प्रकार की योग्यता को, यानी एजुकेशन योग्यता को नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इस एजुकेशन योग्यता की आवश्यकता संविधान कहता है कि, एनसीईआरटी कहता है कि जरूरी नहीं है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सऊदी अरब में कब तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो 2015 तक अधिकार नहीं था। किस देश में अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार नहीं था? तो एस्टोनिया नामक देश है, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको वोटिंग का पावर जो है वो नहीं है। किस देश की सरकार ने गूगल, याहू, है ना, एप्पल, इन सबको क्या कर रखा है? बैन कर रखा है, और ये है आपका चीन। एंड एक लोकतांत्रिक सरकार किस लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है? तो संवैधानिक
कानून और नागरिकता अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर कार्य करती है। ऐसे फील नहीं आ रहा है कि पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे जनरली क्वेश्चन आप पेपर में नहीं देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि लोकतंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नंबर 2 संविधान। आप एसएसटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हो एवरीडे दोपहर 3 बजे। आप हमारे साथ दोपहर 3 बजे कर सकते हो क्या टॉपिक वाइज एसएसटी के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान का निर्माण। क्या कहता है संविधान का निर्माण? चैप्टर नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर तो है लेकिन क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं बन पा रहे हैं। चैप्टर तो बड़ा है बट क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल नेशन नेशन था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, नेशनल लिखा गया है ना। मंडेला किस देश से संबंधित है? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इन्होंने जो है वो रंग भेद नीति के तहत एक लंबा संघर्ष किया था। जैसे भारत में गांधी जी को हम जानते हैं, वैसे ही दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ये नेल्सन मंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य कब बना? तो 26 अप्रैल 1994 को बना। और मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का संविधान कब लिखा? एक भारत के संविधान का प्रारूप मान लीजिए कि संविधान में ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना, एक रूपरेखा तैयार की थी 1928 के अंदर। ठीक है, नेहरू जी थे और कांग्रेस के अन्य 8 नेता थे, इन सब ने मिलकर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान की रूपरेखा कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखी थी? 1931 के कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन में क्या रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, यह चर्चा की गई थी इसमें। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 की जो संविधान सभा बनेगी उसमें कौन कौन जो है वो शामिल होगा? तो संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 और संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिसंबर 1946 को। वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है गुजरात में। और अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन से पद रहे हैं? तो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये रहे हैं। और आजाद भारत में वल्लभ भाई पटेल जो है वो उप प्रधानमंत्री के पद पे जो है वो रहे हैं। सरोजिनी नायडू का संबंध किस राज्य से था? तो आंध्र प्रदेश से इनका संबंध था। और सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल रही है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की ये राज्यपाल भी रही है। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ? सऊदी अरब के अंदर हुआ। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म, ये पहले वाले हैं, है ना, भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे ये अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखिएगा, तमिलनाडु का वह कांग्रेस नेता जो स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनता है, तो यह है टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है बिहार में। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने किस सत्याग्रह में प्रमुख भागीदारी निभाई? चंपारण सत्याग्रह में। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा ने संविधान लिखने का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया था। और भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। विधानसभा किन का प्रतिनिधित्व कर रही है? भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किया किसने? संविधान सभा ने। देखिए ऐसी कोई बड़ी गलती तो है नहीं, थोड़ी सी एक आधे शब्द की गलती है तो वो मैं देख के सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। ठीक है, गलतियां ना रहे इसी का हम प्रयास करेंगे। संविधान सभा में किसका प्रभुत्व था? संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो प्रभुत्व था, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही भारत के अंदर एकमात्र, वैसे छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी लेकिन उनका ज्यादा बड़ा वर्चस्व नहीं था। कांग्रेस का पूरे भारत में वर्चस्व जो था, इसलिए इसका दबदबा था संविधान सभा में। संविधान की प्रारूप कमेटी के प्रमुख जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी।
और संविधान सभा की कुल कितनी चर्चाएं हुई, यानी संविधान निर्माण में जो संविधान सभा की बैठकें हुई, जो चर्चाएं हुई, वो कितनी हुई? तो टोटल मिला के भारतीय संविधान के निर्माण में 114 दिन तक चर्चाएं चली, है ना। 114 दिन तक क्या चली? चर्चा चली, डिस्कस चले एक एक बिंदु पर, और फिर पूरे निचोड़ को निकाल के संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा की 114 दिन की कुल चर्चाओं का विस्तार से उल्लेख किस पुस्तक में दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट नामक एक पुस्तक है, जो कि 12 भागों में है। कितने भाग है इसके? 12 भाग है या 12 खंड है। इसके अंदर इस जो संविधान सभा की मीटिंगें हुई थी, उसके अंदर जो डिसीजन लिए गए थे, जो वाद विवाद हुए थे, जो डिस्कस हुए थे, उन सबको इसके अंदर जो है वो बड़े ही विस्तार के साथ जो है वो क्या किया गया है? बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? एक पार्टी है भारतीय जनसंघ, इसके जो संस्थापक थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भीमराव अंबेडकर कौन सी पार्टी के संस्थापक थे? ये क्वेश्चन मोस्ट बन सकता है। भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री कौन रहे थे? भीमराव अंबेडकर। और समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये दो शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी शब्द और पथ निरपेक्ष जो शब्द है, इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आता है यह है कि चुनावी राजनीति, चैप्टर नंबर 3। आज 3 ही चैप्टर करेंगे, कल 4 और 5 करके क्लास 9th को पूरा कर देंगे। और टारगेट है कि 5 तारीख यानी 6 तारीख तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता ही दिया आपको कि 6 तारीख को तो आपको पीडीएफ मिलेगा ही 100%। बट टारगेट यह है कि 5 तारीख तक भी हम इसको जो है वो क्या कर लें? पूर्ण कर लें 5 तारीख को। और इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं, हम मनोविज्ञान, जैसे मैंने देखा है ऑलमोस्ट राजस्थान के अंदर मनोविज्ञान की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक है वो 2 बुक है। एक है वंदना जाधवन मैम की बुक है और एक है अवनी पब्लिकेशन, है ना। तो अवनी पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसका एक सार, उस पूरी पुस्तक का सार एक ही दिन में आपको करवाने का प्रयास करेंगे। 15 तारीख को पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 4-5 बजे तक क्लास चलेगी और उसमें हम पूरे अवनी पब्लिकेशन का सार करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाए पूरे के पूरे मनोविज्ञान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार सारे बच्चे जो है वो शेयर जरूर कर दें। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि उद्देशिका में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। भारत शब्द का जो उद्देशिका में प्रयोग हुआ है वो मात्र एक बार ही प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है? एक बार प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें भारत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो मात्र एक बार ही हुआ है, जितना मेरे ध्यान में आ रहा है इस समय। ठीक है, इस समय जो मेरे ध्यान में आ रहा है उसमें एक ही बार जो है वो भारत शब्द का प्रयोग हुआ है भारत की उद्देशिका में। बाकी आपने पूछा है तो बताइए क्या यही उत्तर सही है? मुझे तो इतना अभी जो मेरे याददाश्त में है वो यही आ रहा है। विजयपाल बन्ना बताएं। नेक्स्ट देखिएगा, चुनावी राजनीति। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया जो कहलाते हैं निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। हमारे भारत स्टेट में विभाजित है और स्टेट को फिर अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। 2 बार प्रयोग हुआ है क्या?
2 बार, चलो ठीक है, 2 बार हुआ है। सॉरी, देखो मैंने तो आपको कहा कि मेरे याद आ रहा है ऐसा कि 1 बार हुआ, लेकिन 2 बार हुआ है। ठीक है, सो सॉरी। हम भारत के लोग एक लोकतंत्रात्मक, हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक लोकतंत्रात्मक, सही है, 2 बार हुआ है, सो सॉरी, खेद प्रकट करते हैं जी। सॉरी, ठीक है, 2 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार जो है प्रयोग हुआ है। लोकसभा के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? 543। और प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक कहलाते हैं। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें क्या है? आरक्षित हैं। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो है वो क्या है? आरक्षित है। भारत में वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र में मिलता है और चुनाव का उम्मीदवार बनने का अधिकार 25 वर्ष की उम्र में मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल में हम टिकट कहते हैं कि व्यक्ति इस पार्टी के टिकट पे लड़ेगा, ये व्यक्ति इस पार्टी के टिकट पे लड़ेगा। और जिस व्यक्ति को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है वह निर्दलीय कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्दलीय कहलाता है ना। हमारे यहाँ, आपके यहाँ जब चुनाव होता है तो कोई ना कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो निर्दलीय होता है, अर्थात तो उसका कोई दल नहीं होता है। मजे की बात यह है कि अगर निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीत जाता है ना तो खूब सारे पैसे कमाता है वो, भ्रष्टाचार कर करके। क्योंकि आज के समय में जो है वो क्या होता है, एमएलए को खरीदा और बेचा जाता है चुनाव के अंदर, है ना। तो निर्दलीय जीत जाता है तो खूब पैसे कमाता है। 1970 में लोकसभा चुनाव में किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। 1977 में किसने लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, पूछे जाने लायक क्वेश्चन है ना, दोनों ही। इंदिरा गांधी ने, आपको पता है कि भारत में इमरजेंसी यानी लागू कर दी गई थी। तो भारत के अंदर जब इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी के समय, तो भारत के लोगों का खूब सारा शोषण हुआ। और इसी इमरजेंसी के एंड में यानी बाद में जो चुनाव हुए तो जो है वो क्या किया गया कि 1977 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया। पवन कुमार कह रहे हैं कि स्क्रीन साफ नहीं आ रहा है ना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसने जमीन जोतने वालों, है ना, ये एक नारा दिया था, जमीन जोतने वालों तुम हमारा ऐसे साथ दो, ऐसे करके। वामपंथी दल थे। और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में कितना राशि खर्च किया जा सकता है? लोकसभा चुनाव के अंदर 25 लाख रुपए तक की लिमिट है कि आप खर्च कर सकते हो। और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हो। बट आपको पता है कि 10 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए से ज्यादा तो जो सरपंच का चुनाव लड़ता है ना वो खर्च कर देता है। 10 लाख रुपए के तो लोग शराब पी जाते हैं चुनाव में, है ना, शराब बांट दी जाती है। वास्तु प्रैक्टिकल अगर बात करें तो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तब लग जाते हैं 25-30 लाख रुपए। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके प्रति जवाबदेही नहीं रखता है? तो राष्ट्रपति और सरकार के प्रति। यानी चुनाव आयोग की जनता के प्रति लायबिलिटी है, संविधान के प्रति लायबिलिटी है, बट सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं होती है। यानी जिस प्रकार न्यायालय क्या है, स्वतंत्र होता है ना, उसी प्रकार ये जो निर्वाचन आयोग होता है यह भी क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जो निर्वाचन आयोग होता है यह भी क्या होता है? पूर्णतः क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है निर्वाचन आयोग भी। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग किसके प्रति जवाबदेही रखता है। सर हमने भी पिलाई जब पंचायत समिति के सदस्य
हुए थे। क्या बात है भाई, छा गए आप भी, है ना। पिलाई तो आप भी छा गए एक तरीके से। हमारे देश में चुनाव किस पे होता है? शराब पे होता है। और ये हंसी की बात तो नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और इसीलिए हम इस प्रकार की सत्ता को चुन लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हित में नहीं होती है, जनता के हित में नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो? सुगना रावत कह रहे हैं कि सर क्या पॉलिटी की पीडीएफ मिल जाएगी 6 से 10 की? तो यार मेरे भाई, जब सारी पीडीएफ दिए तो फिर ये एक पीडीएफ के लिए मैं आपसे थोड़ी करूंगा ऐसा। आपको सब कुछ मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी पीडीएफ आपको बड़ी ही आसानी से मिलेगी टेलीग्राम पे। चुनाव ड्यूटी में तैनात, आप एक अध्यापक हैं, 3rd ग्रेड अध्यापक है ना, 3rd ग्रेड टीचर हैं आप, और आपकी चुनाव में ड्यूटी लग गई है, तो क्या आप, जैसे आप राजस्थान में हैं, तो क्या राज्य सरकार के प्रति आपकी कोई लायबिलिटी है चुनाव में? नहीं है। याद रखना, जब आपकी ड्यूटी चुनाव में होती है ना, तो आप चुनाव आयोग के प्रति लायबिलिटी रखते हैं। आप चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं। जैसा आपको चुनाव आयोग कहेगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है। बस क्वेश्चन खत्म हो गए। ये भारत के संविधान है। तो ये देखो यहां रहा, ये क्वेश्चन आपका जो था ना, ये रहा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो कितनी बार शब्द आया है भारत की उद्देशिका में? 2 बार शब्द आया है। ठीक है, और मेरे ही दिमाग से ये शब्द बात निकल गई थी। कभी कभी अक्सर हमसे पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, कि ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये कक्षा 9th ऑलमोस्ट आपकी पूरी हो चुकी है। 2 चैप्टर बचे हैं, कल उनको पूरा करवा के और कल कक्षा 10 के भी 1-2 चैप्टर शुरू कर देंगे साथ में ही। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सेशन में आने के लिए। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और थोड़ा सा अपना प्यार इस चैनल के प्रति, हमारे प्रति भी आप रख सकते हैं। मुकेश कुमावती कह रहे हैं कि एक समय था जब क्लास में 2000 बच्चे थे, आज 70, 170, 80 है। इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। देखिए बात ये नहीं है, बात होती है समय की। हम कभी कभी क्या है कि हजारों रुपए देकर भी ऐसा चीज पढ़ के आ जाते हैं कोचिंग से, है ना, 15-20 हजार रुपए देकर कोचिंग से ऐसी चीज पढ़ के आ जाते हैं जिसमें से पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं आता। हम एक बड़ी कंपनी के होटल में जाकर एक कॉफी के 1000 रुपए दे के आ जाते हैं, है ना। हम एक बड़ी कंपनी के किसी कॉफी शॉप में जाकर एक साधारण सी कॉफी के 1000 रुपए दे के आ जाते हैं और पीने के बाद उसका स्वाद भी पता नहीं चल पाता है कि यार चीनी कौन गिरी है, मजो को नहीं, रुपया 1000 लाग जाए। और बाही कॉफी अपन जे आपने सड़क का ऊपर कोई ठेला रो देवे 10 रुपया में, तो भी अपन लागे यार 10 रुपया ज्यादा है। ये है 10 रुपया ज्यादा है। समझ पा रहे हो ना आप? मैं बात जो कहना चाहता हूं वो समझ पा रहे हो? दिखावे की बात है। जहां जितना ज्यादा दिखावा है, जहां जितना ज्यादा प्रचार है, वहां उतने ज्यादा भीड़। अपने यहां दिखावा तो है नहीं, अपना तो सीधा सीधा काम है, काम करो बस, ठीक है, पहुंच जाएगा धीरे धीरे आप तक। जिसको पहुंचेगा उतने बच्चे सफल हो जाए, बस ठीक है। बाकी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप सबका प्रेम और सहयोग चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।